अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टाइक्योमेट्री अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लिया था और पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो इन दोनों को हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। हमने यहाँ पे लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को डिफरेंशिएट करना है, इनका फ़र्क वाजे करना है। हाउ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ डिटरमिन्ड फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड गिवन डेटा। जो हमारे पास गिवन डेटा होता है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसकी हेल्प से हम किस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिटरमिन कर सकते हैं, यानी कि उसकी हम कैसे शनाख्त कर सकते हैं। इसका हमारे पास जवाब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग या फिर एक्सेस रिएक्टेंट्स। यहाँ पे इन दोनों का हमने पहले फ़र्क वाजे करना है। यहाँ पे हम बताएंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में और यहाँ पे नीचे हम बताएंगे नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में, ठीक है जी। पहले हम बताते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। दिस इज़ द रिएक्टेंट दैट इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर इन द केमिकल रिएक्शन। ये वो रिएक्टेंट है जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर पहले कंज्यूम हो जाता है, पहले इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा देखें, यहाँ पे जो हमारे पास दोनों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं इनके जवाब के अंदर जो भी कंटेंट मैंने लिखा हुआ है ये सारा वही कंटेंट है जो कि हम इस चैप्टर के लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाएँ, लेक्चर्स को डिटेल में देखें, वहाँ पे बड़ा डिटेल के अंदर मैं ये सारे कंसेप्ट समझाए हुए हैं, ठीक है। तो फिर जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी आपने जैसे सारी पहले से की हुई हैं। उसकी वजह भी ये है कि मैंने जो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर जो चीज़ें मैंने बताई या फिर आगे जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह करेंगे इनके अंदर सारी वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो इस चैप्टर के अंदर मैंने पहले से पढ़ा दी है, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखें। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस इज़ द रिएक्टेंट, ये वो रिएक्टेंट है लिमिटिंग रिएक्टेंट दैट इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर, जो कि पहले इस्तेमाल हो जाता है इन द केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है जी। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो उनमें से वो रिएक्टेंट जो कि पहले इस्तेमाल हो जाता है वो कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है जी। द लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स की अमाउंट बनती है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है, क्योंकि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर रिएक्शन रुक जाता है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो बनना रुक जाता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसकी जो अमाउंट मौजूद है उसके ऊपर डिपेंड करती है मैक्सिमम अमाउंट आपके प्रोडक्ट की, ठीक है जी। ये आपके पास हाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके बाद हमारे पास है जी नॉन लिमिटिंग या फिर एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है, जो ज़्यादा तादाद में या ज़्यादा मिकदार में मौजूद है वो हमारे पास होता है दिस रिएक्टेंट इज़ इन ए लार्जर अमाउंट, ये लार्जर अमाउंट के अंदर है अकॉर्डिंग टू द स्टाइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री के मुताबिक जो आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट है ये ज़्यादा मिकदार में होता है। ए पोर्शन ऑफ द एक्सेस रिएजेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड। जो आपके पास एक्सेस रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएक्टेंट होता है इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है या फिर इसका कुछ हिस्सा जो है ये अनरिएक्टेड रह जाता है, यानी कि रिएक्शन में हिस्सा लिए बगैर ये बाकी रह जाता है, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो पहले ख़त्म हो जाता है। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है तो ये जो आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट है इसके पास कुछ बचता ही नहीं है जिसके साथ ये रिएक्ट करे, तो ये बाकी बच जाता है, ठीक है जी। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन के एंड के ऊपर ये बच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमने अब ये देखना है कि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिटरमिन कैसे करना है, ठीक है। जो पहला हिस्सा है हमारे क्वेश्चन का वो तो हम कर चुके हैं, हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर चुके हैं। उसके बाद अगले हिस्से के अंदर हमने बताना था कि जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसको हमने कैसे डिटरमिन करना है, ठीक है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। To identify a limiting reactant from a balanced chemical equation and given data, a 3-step strategy is followed। हमने 3 स्टेप्स करने होते हैं, ठीक है जी। ये भी हमने पढ़ा था इसी चैप्टर के अंदर। पहला स्टेप हमारे पास है जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कन्वर्ट द गिवन अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू द नंबर ऑफ मोल्स। जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं आपको चाहे आपके रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम गिवन हो चाहे उनका मैस गिवन हो, आपने सबसे पहले उन रिएक्टेंट्स के मोल्स फाइंड करने हैं कि किस रिएक्टेंट के कितने मोल्स आपके पास अवेलेबल हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है जी। आपके पास जब रिएक्टेंट्स के मोल्स आ गए तो फिर आपने अगला स्टेप करना है। स्टेप 2 है आपके पास डिटरमिन प्रोडक्ट यील्ड, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ईच रिएक्टेंट सेपरेटली। अब जो आपके पास रिएक्टेंट्स थे जिनके आपने मोल्स बना लिए थे, इन रिएक्टेंट्स के जो आपके पास मोल्स आए हैं इन मोल्स की हेल्प से आपने ये देखना है कि हर रिएक्टेंट के जो आपके पास मोल्स अवेलेबल है इन मोल्स की हेल्प से आपको कितना कितना प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है जी, या फिर प्रोडक्ट के आपको कितने कितने मोल्स मिलते हैं।
यूटिलाइजिंग दी स्टाइकोमेट्रिक रेशोज़ फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उससे आपने स्टाइकोमेट्रिक रेशोज़ जो है इनको इस्तेमाल करके आपने ये चीज़ फाइंड कर लेनी है। ये हमने कैसे फाइंड करना है, इस चैप्टर के अंदर मैंने जितने भी सैम्पल प्रॉब्लम्स करवाए हैं उनके अंदर हमने ये चीज़ बड़ा डिटेल के अंदर इस्तेमाल की है, तो आपने वहाँ पे इसको देख लेना है उन लेक्चर्स के अंदर। आगे फिर जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ शायद आए, वहाँ भी इसको हम देखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले स्टेप के अंदर आपने सबसे पहले जो आपके रिएक्टेंट्स की अमाउंट आपको गिवन है, आपने उसकी हेल्प से रिएक्टेंट्स के मोल्स फाइंड करने हैं। दूसरे स्टेप के अंदर आपने ये देखना है कि ये जो रिएक्टेंट्स के मोल्स आपको अवेलेबल हैं, किस रिएक्टेंट की हेल्प से आपको कितना प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, वो आपने रिएक्टेंट्स के जो मोल्स गिवन है इनकी हेल्प से आपने फाइंड करना है। ठीक है, आपको पता अब चल गया कि किस रिएक्टेंट से आपको कितना प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके बाद आपने स्टेप 3 करना है, आइडेंटिफाई द लिमिट, या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट जो आपको प्रोडक्ट की सबसे कम मिकदार दे रहा है इज़ आइडेंटिफाई एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो फिर उसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, देखें क्योंकि सबसे पहले आपके पास जो अमाउंट्स गिवन थी आपके रिएक्टेंट्स की, आपने उन अमाउंट से आपने मोल्स फाइंड किए रिएक्टेंट्स के, फिर जो रिएक्टेंट्स के मोल्स आए आपके पास, उन मोल्स की हेल्प से आपने फाइंड किया अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए कि कौन सा रिएक्टेंट आपको कितने मोल्स प्रोडक्ट दे रहा है। तो उनमें से जो सबसे कम प्रोडक्ट आपको देगा जो वाला रिएक्टेंट, वही रिएक्टेंट आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है जी। एंड द अदर इज आइडेंटिफाई एज एन एक्सेस रिएक्टेंट, और दूसरा जो है उसको आप एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास हमारा दूसरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, डिफरेंशिएट एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड्स। इन दोनों को आप डिफरेंशिएट करें। वाई द थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। जो थ्योरेटिकल यील्ड है जिसको हम खुद कैलकुलेट करते हैं वो असल पैदावार से एक्चुअल यील्ड से हमेशा ज़्यादा क्यों होती है, ये हमने अब यहाँ पे बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड्स। सबसे पहले इनके दरमियान फ़र्क है। यहाँ पे हमारे पास है जो एक्चुअल यील्ड, यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड, दोनों को अलग-अलग पढ़ते हैं। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन एन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन। जो हकीकी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो हमें प्रैक्टिकली जो अमाउंट मिलती है प्रोडक्ट की, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड है, ये हकीकी पैदावार है। उसके बाद एक होती है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेस्ड ऑन द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट की हमें अमाउंट गिवन होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसकी हेल्प से हम जो खुद से कैलकुलेशन करते हैं पेपर के ऊपर, उस कैलकुलेशन के रिजल्ट में हमें जो प्रोडक्ट की अमाउंट मिलती है, या फिर कैलकुलेशन से हम जो फाइंड करते हैं कितनी हमें प्रोडक्ट की अमाउंट मिल सकती है, वो जो हमारी कैलकुलेशन के तहत हमें प्रोडक्ट की अमाउंट मिलती है, वो कैलकुलेशन जो है ये होती है थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है ये रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। The efficiency of a reaction is expressed by comparing these two values using the formula for percentage yield। हम percentage yield भी इस्तेमाल कर लेते हैं रिएक्शन की एफिशिएंसी के लिए। इसका फार्मूला हमारे पास एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो जो यहाँ से हमें जवाब मिलता है उसको फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है जी। वाई थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। ठीक है, हमने अब इस चीज़ का जवाब देना है। पहले हमारे पास जो चीज़ थी, या फिर पहला जो पार्ट था क्वेश्चन का, वो तो ये था कि आपने इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाजे करना है, वो तो हमने वाजे कर दिया। अगला पार्ट ये था, वाई दी थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, कि जो आप कैलकुलेट करते हैं यील्ड, पैदावार जो आप कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा ज़्यादा क्यों निकलती है, और जो असल में हमें पैदावार मिलती है वो हमेशा कम क्यों मिलती है। ये हमने अब यहाँ पर उसकी वजह बतानी है। यहाँ पे जी, द एक्चुअल यील्ड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज लेस दैन द थ्योरेटिकल यील्ड इन मोस्ट केमिकल रिएक्शंस। तकरीबन तमाम केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एक्चुअल यील्ड है ये कम होती है। ठीक है, द थ्योरेटिकल यील्ड इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन अज्यूमिंग परफेक्ट कंडीशंस इंक्लूडिंग द अजम्पशन दैट ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस आर ओबेड एंड नो साइड रिएक्शन अकर्स। अच्छा देखें, जब आप स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं और वहाँ से जब आप थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं तो आप वहाँ पे कुछ अजम्पशंस ले रहे होते हैं। ठीक है, अजम्पशंस ये होती हैं कि वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी होल्ड कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी ओबे हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये दोनों लॉज ये हम अपने पहले इस चैप्टर के लेक्चर में देख चुके हैं। उसके बाद नो साइड रिएक्शन अकर्स, कोई साइड पे और रिएक्शन भी नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं सिर्फ वही प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि हमें चाहिए, वहाँ पर कोई और अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन रहा जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अज्यूम करके वहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं जिससे हमें थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा मिलती है। ठीक है जी, लेकिन जो प्रैक्टिकली फिर हमें एक्चुअल यील्ड मिलती है वो कम क्यों मिलती है वो आगे बताएंगे। हाउ एवर इन प्रैक्टिस द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज़ लोअर बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स।
बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट होती है प्रोडक्ट की वो कम होती है। विच आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो यील्ड, जो कि लो यील्ड के लिए अक्सर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज फैक्टर्स लीड टू इन एफिशिएंसी, इन फैक्टर्स की वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है। मेकिंग द एक्चुअल यील्ड लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, और इस वजह से जो आपकी एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम भी हो जाती है। दीज फैक्टर्स जनरली इंक्लूड, इन फैक्टर्स के अंदर आमतौर पे ये फैक्टर्स शामिल हैं। ठीक है जी, पहला फैक्टर आपके पास है रिएक्शंस बीइंग रिवर्सिबल, रिएक्शंस जो ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो सकते हैं। एंड दस नॉट गोइंग टू कंप्लीशन, और इसलिए आपका रिएक्शन जो है हो सकता है कंप्लीट ना हो। द अकरेंस ऑफ साइड रिएक्शंस, ठीक है जी, यहाँ पे जो साइड रिएक्शंस हैं वो भी हो सकते हैं। लीडिंग टू अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स, तो इनके नतीजे में आपको अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगा। लॉसेस ड्यूरिंग प्रोसेसेस सच एज सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, हैंडलिंग और ट्रांसफ़र ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये जो आपके पास प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस के दौरान भी जो आपका प्रोडक्ट है वो ज़ाय हो सकता है। ठीक है, तो इसके नतीजे में भी आपको एंड के ऊपर जो एक्चुअल यील्ड मिलेगी वो कम मिल सकती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो ये वाला पोर्शन था क्वेश्चन का कि हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है ये कम क्यों होती है या फिर जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये ज़्यादा क्यों होती है, ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे जो दोनों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज की हमने कंप्लीट कर लिए हैं। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस थे, इनके अंदर हमने सिर्फ वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर पहले डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको फिर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे।